अस्सलामुअलैकुम। आज हम चैप्टर 16 का लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 6 में हमारे पास जो पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले आता है पावर इन एसी सर्किट्स। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट जो सर्किट हम अल्टरनेटिंग करंट सोर्स लगाने के बाद बिहेवियर ऑब्जर्व किया था इंडक्टिव सर्किट में, कैपेसिटिव सर्किट में और रेजिस्टिव सर्किट में। तो वहाँ पर पावर को किस तरीके से, किस एक्सप्रेशन से हम डिक्लेयर करते हैं, डिलीवर करते हैं। हमारे पास जो पावर का फॉर्मूला होता है वो कौन सा होता है? P इज इक्वल टू वी आई सिंपल। अब जब हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं तो उसमें हम वोल्टेज की कौन सी वैल्यू यूज करेंगे? RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। और करंट की कौन सी वैल्यू यूज करेंगे? RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो जब रेजिस्टिव सर्किट की बात हो, ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ रेजिस्टर लगा हुआ है, तो उसमें पावर डिलीवर्ड जो होती है वो मैक्सिमम होती है। उसकी वैल्यू कितनी है? P इज इक्वल टू VRMS into IRMS, P into V. This is the expression of power in resistive circuit, pure resistive circuit. अब हम बात करते हैं कि जो दूसरा सर्किट है हमारे पास, अच्छा यहाँ पर दोनों वोल्टेज हमें याद है रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट, बिकॉज V एंड I आर इन फेज, दोनों जो हैं इन फेज होते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट में, तो इनका जो पावर है वो मैक्सिमम डिलीवर हो रहा होता है। दूसरा सर्किट हमारे पास कौन सा था? कैपेसिटिव सर्किट। कैपेसिटिव सर्किट के अंदर पावर का एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से कैलकुलेट होगा। इन कैपेसिटिव सर्किट पावर का एक्सप्रेशन दिया जाता है P इज इक्वल टू VRMS cos थीटा इंटू IRMS। आपको याद होगा कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज और करंट दोनों में फेज डिफरेंस था, एक लैग कर रहा था और एक लीड। कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड कर रहा होता है बाय एन एंगल 90 डिग्री या पाई बाई 2 रेडियन। किसको लीड कर रहा होता है? वोल्टेज को। हमने पावर का जब एक्सप्रेशन निकालना था तो हमने V और I को मल्टीप्लाई करना था, V और I। अब हम यहाँ पर वोल्टेज का वो कंपोनेंट यूज करते हैं, हमने इनको वेक्टर्स की तरह से ट्रीट किया है अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज को, तो हम यहाँ पर वोल्टेज का वो कंपोनेंट यूज करते हैं जो कि करंट की डायरेक्शन में होता है। VRMS cos थीटा इज द इफेक्टिव कंपोनेंट विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। यहाँ पर VRMS cos थीटा इसका इफेक्टिव कंपोनेंट है अल्टरनेटिंग वोल्टेज का। हमने यहां पर इस एक्सप्रेशन को बना लिया, P इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS cos थीटा। यहां पर दोनों करंट और वोल्टेज के दरमियान में एंगल कितना है? 90। जब हम इस cos थीटा यहां पर 90 पुट करेंगे तो cos 90 हमें क्या वैल्यू देता है? 0। cos 90 जीरो वैल्यू देता है, जिसकी वजह से जो पावर का एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा? 0। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं अल्टरनेटिंग करंट के जरिए जो हमने पावर सर्किट्स में कैलकुलेट करनी होती है। P इज इक्वल टू 0। कैपेसिटिव सर्किट में पावर फैक्टर वो क्या होता है हमारे पास? 0। यहां पर ये जो चीज है cos थीटा, इसको हम क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। ये cos थीटा असल में क्या चीज है? पावर फैक्टर। cos थीटा इज पावर फैक्टर। यहां पर cos थीटा में जब हमने वैल्यू पुट की एंगल की, एंगल यहां पर 90 डिग्री है, तो ये cos थीटा सारे का सारा हमारे पास क्या बन गया? 0 बन गया। cos 90 इज इक्वल टू 0। तो ये जो पावर फैक्टर है ये बताएगा कि पावर मैक्सिमम आएगी या मिनिमम आएगी। तो याद रखें, जो बात याद रखने की है वो क्या है कि इन कैपेसिटिव सर्किट पावर फैक्टर यानी कि cos थीटा यानी कि cos 90 इज 0, पावर फैक्टर इज 0, सो पावर इज 0। नेक्स्ट है इन इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट में पावर का जो एक्सप्रेशन है वो किस तरीके से दिया जाएगा? P इज इक्वल टू VRMS cos थीटा IRMS। क्योंकि यहां पर भी आपको याद होगा इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट के दरमियान में 90 डिग्री या पाई बाई 2 रेडियन का फेज डिफरेंस था। इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज लीड कर रहा था और करंट जो है वो लैग कर रहा था बाय पाई बाई 2 रेडियन फेज एंगल। हमने इसमें भी वही तरीका अपनाया, वोल्टेज का इफेक्टिव कंपोनेंट लिया, वोल्टेज VRMS cos थीटा, ये कौन सा कंपोनेंट है? द कंपोनेंट
विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट IRMS। तो हमने एक्सप्रेशन बनाया P इज इक्वल टू VRMS IRMS cos थीटा इज इक्वल टू VRMS IRMS। अब यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, पावर फैक्टर cos थीटा। अब इस cos थीटा, थीटा हम जब इसमें पुट करेंगे तो हमें पता है कि cos यहाँ पर थीटा 90 पुट करेंगे, क्योंकि इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट के दरमियान में एंगल कितना है हमारे पास, π/2 रेडियन या 90 डिग्री। तो cos 90 हमें क्या देगा, cos 90 हमें 0 देगा। तो यहाँ पर भी पावर फैक्टर यानी कि cos थीटा यानी कि cos 90 वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, जिसकी वजह से इसने पूरे एक्सप्रेशन को क्या बना दिया, 0। तो यहाँ पर ये जो पावर का एक्सप्रेशन आया, ये जो पावर का एक्सप्रेशन आया, ये हमारे पास 0। तो ये MCQs आते हैं। इन रेजिस्टिव सर्किट पावर इज मैक्सिमम, इन कैपेसिटिव सर्किट पावर इज 0, इन कैपेसिटिव सर्किट पावर इज 0। और पावर फैक्टर यहाँ पर जो ये टर्म है cos थीटा, ये कहलाती है पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर कैपेसिटिव और इंडक्टिव सर्किट में 0 है, जिसकी वजह से पावर डिलीवर्ड या पावर डिसिपेशन वो क्या होती है, 0 होती है। ये कंसेप्ट था पावर इन AC सर्किट्स। नेक्स्ट चलते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा ये, सीरीज रेजोनेंस सर्किट। व्हाट इज सीरीज रेजोनेंस सर्किट? इस सर्किट की जो अरेंजमेंट होती है उसमें एक रेजिस्टर लगा हुआ होता है, एक कैपेसिटर लगा हुआ होता है और एक इंडक्टर लगा हुआ होता है। हम यहाँ पर इसको जो पुकारते हैं वो क्या पुकारते हैं, RLC सीरीज सर्किट। इफ अ रेजिस्टर, कैपेसिटर and inductor are connected with series combination, किस combination के साथ, with series combination, then it is called RLC series सर्किट। तो ये सर्किट RLC सीरीज सर्किट कहलाएगा। सर्किट आपके सामने बना हुआ है, हमने इस सर्किट को जो एक्साइट किया है वो किया है AC सोर्स से। यहाँ पर जो सोर्स लगा हुआ है वो कौन सा सोर्स लगा हुआ है, AC सोर्स लगा हुआ है, AC वोल्टेज लगी हुई है। अब यहाँ पर इस सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टर के अक्रॉस भी होगा, वोल्टेज ड्रॉप इंडक्टर के अक्रॉस भी होगा और वोल्टेज ड्रॉप कैपेसिटर के अक्रॉस भी होगा। यहाँ पर जो ज़रूरी बात है वो क्या है कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर इस सर्किट का जो बिहेवियर है वो डिफरेंट हो रहा होता है। फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ मैं, हमने जो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कॉइल जितनी फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रही होती है उसको हम यहाँ पर फार्मूलाज में फ्रीक्वेंसी F पुट कर रहे होते हैं। हमारे जो पाकिस्तान में वो फ्रीक्वेंसी कितनी आती है, 50 हर्ट्ज। अब यहाँ पर इस सर्किट में अगर हम ऐसी वोल्टेज अप्लाई करें जिसकी फ्रीक्वेंसी लो हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, कम, एट लो फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी क्या होगी वहाँ पर लो होगी और इस सर्किट में हमने उस वोल्टेज को अप्लाई किया होगा, तो सर्किट ये वाला RLC सर्किट कैसा बिहेव करेगा, XC ग्रेटर देन XL। जब हम इस सर्किट में लो फ्रीक्वेंसी वाला वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो यहां पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस डोमिनेट्स, गालिब आ जाती है इंडक्टिव रिएक्टेंस पर। कैपेसिटिव ग्रेटर हो जाती है और इंडक्टिव क्या हो जाती है, कम। भला कैसे, आपने एक्सप्रेशन पढ़ा था ओमेगा सी इज इक्वल XC इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। हमने इस ओमेगा की वैल्यू पुट करके इसका एक्सप्रेशन बना लिया था 2πfc। यहां पर कांस्टेंट हटा के अगर हम फ्रीक्वेंसी के साथ एक्सप्रेशन देखें तो यहां पर ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है इसका फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन इन्वर्सली है। फ्रीक्वेंसी कम होगी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ेगी, और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगी, कम होगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर क्या होता है, जैसे ही फ्रीक्वेंसी लो हो रही होती है, जब फ्रीक्वेंसी लो होगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ जाएगी। और बेक वक्त हमने ओमेगा एल का एक्सप्रेशन क्या पढ़ा था, 2πfl। इसमें फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक ओमेगा XL के साथ फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक क्या है, डायरेक्टली रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी कम होगी तो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस भी कम हो जाएगी। XC ग्रेटर एंड XL इज स्मॉलर। एट लो फ्रीक्वेंसी XC इज ग्रेटर देन XL। इस
सूरत हाल में कैपेसिटिव रिएक्टेंस डोमिनेट्स इंडक्टिव रिएक्टेंस। सर्किट कैसा बिहेव करेगा? सर्किट बिहेव करेगा लाइक अ आरसी सर्किट। हम प्रीवियस लेक्चर में जो आरसी सर्किट पढ़ के आए हैं जिसमें सिर्फ एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टर लगा हुआ था, वो वाला बिहेवियर शो करेगा ये वाला RLC सीरीज सर्किट। इसमें इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट है, वो कम हो जाएगी और सारे का सारा RC सीरीज सर्किट वाला बिहेवियर हमें शो हो रहा होगा। अब बात करते हैं अगर फ्रीक्वेंसी हाई हो, एट हाई फ्रीक्वेंसी पर क्या होगा XL ग्रेटर देन हो जाएगी XC से। इसी एक्सप्रेशन की बात करें कि जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगी, क्योंकि इनका रिलेशन क्या है? डायरेक्टली रिलेशन है। XL डायरेक्टली रिलेट टू F। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, मैक्सिमम होगी तो XL भी मैक्सिमम होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर XL बढ़ जाएगी। और अगर हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करें तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हाई हुई है, फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि इनका रिलेशन इन्वर्सली रिलेशन है। तो XL इज ग्रेटर देन XC। एट हाई फ्रीक्वेंसी XL इज ग्रेटर देन XC। ये MCQs हैं, आपसे बाकायदा MCQs में ये वर्डिंग पूछ सकती है कि एट लो फ्रीक्वेंसी RLC सर्किट कैसा बिहेव करता है, एट हाई फ्रीक्वेंसी RLC सर्किट कैसा बिहेव करता है। अब जब XL ज्यादा होगी, XC कम होगी, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस डोमिनेट्स। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या करेगी? गालिब आ जाएगी किस पे? कैपेसिटिव रिएक्टेंस पर। तो यहाँ पर जो सर्किट है वो प्योर RL सीरीज सर्किट बिहेव करेगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने दोनों सर्किट पढ़े हैं, RCB और RLB। अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज हो गई है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज हो गई है तो उस वक्त RL सर्किट बिहेव करेगा। ये RLC सीरीज सर्किट RL सर्किट वाला बिहेवियर शो करेगा। और अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंक्रीज कर गई है, इंडक्टिव रिएक्टेंस कम हो गई है, तो RC सीरीज सर्किट वाला बिहेवियर शो करेगा। यहाँ पर दो पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, एट लो फ्रीक्वेंसी और एक एट हाई फ्रीक्वेंसी। अब बात करते हैं एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। एक फ्रीक्वेंसी ऐसी आती है जहां पर, जिसको हम नाम देते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। यहां पर टॉपिक का नेम ही कुछ इस तरीके से है, सीरीज रेजोनेंस सर्किट। अब इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को डिस्कस करते हैं। याद रहे जहां पर XL और XC इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों इक्वल हो जाएं, दोनों क्या हो जाएं? इक्वल हो जाएं, उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। द फ्रीक्वेंसी एट विच, डेफिनेशन इसकी क्या बन सकती है? द फ्रीक्वेंसी एट विच इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस बिकम्स इक्वल, देन इट इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसे हम क्या पुकारेंगे? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाती हैं? बिकम्स इक्वल। सर्किट बिहेव्स लाइक, जब ये दोनों इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर हो जाएंगी किसी खास फ्रीक्वेंसी पर, जिस फ्रीक्वेंसी पर ये बराबर हो गई उसको हमने क्या पुकारा? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और उस पर ये देखें कि XL और XC क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। सर्किट के अंदर ऑपोजिशन प्रोवाइड बाय कैपेसिटर, ऑपोजिशन प्रोवाइड बाय इंडक्टर दोनों बराबर हो जाएंगी। इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर हो जाएंगी तो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगी, दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगी। और सर्किट में सिर्फ कौन सा कंपोनेंट ऑपोजिशन फराहम कर रहा होगा? रेजिस्टर। तो यहां पर सर्किट प्योरली क्या बन जाएगा? रेजिस्टिव सर्किट बन जाएगा। सर्किट में सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगी? रेजिस्टेंस रह जाएगी। और यहां पर अगर हम टोटल कंबाइंड इफेक्ट की बात करें तो जो सर्किट की इंपीडेंस होगी वो किसके इक्वल होगी? R के इक्वल। यानी कि यहां पर इंपीडेंस जो है वो कम हो गई है। यहां पर इंपीडेंस तीनों के कंबाइंड इफेक्ट को जब हमने कैलकुलेट किया, X और XC ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया और इंपीडेंस बची हमारे पास R। ये R कैसे बची? हमने एक्सप्रेशन पढ़ा था इंपीडेंस का, R² प्लस XL माइनस XC। यहां पर इन दोनों का डिफरेंस, तो ये 0 हो गए, ये R² बचेगा। यहां से एक्सप्रेशन हम निकाल सकते हैं, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बच जाएगा। इंपीडेंस किसके इक्वल आ गई? R के इक्वल आ जाएगी।
रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी? जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं एक्सएल और एक्ससी, हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है ओमेगा। हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, एक्स एल की वैल्यू भी पुट कर दें और एक्स सी की वैल्यू भी पुट कर दें। एक्स एल किसके इक्वल होता है? ओमेगा एल के, और एक्स सी किसके इक्वल होता है? ओमेगा सी के। आप यहाँ देख सकते हैं ओमेगा के साथ मैंने एक सबस्क्रिप्ट लगाया है आर। ये आर किस चीज़ को शो कर रहा है? रेजोनेंस को। हमने इस कंडीशन को क्या बोला? ये कंडीशन किसकी कंडीशन है? जब फ्रीक्वेंसी कहलाएगी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो हमने यहाँ पर ओमेगा आर लिख दिया। एक्स एल किसके इक्वल आया? ओमेगा आर एल इज इक्वल टू एक्स सी किसके इक्वल? 1 ओवर ओमेगा आर सी। दोनों की वैल्यूज पुट कर दी। यहाँ पर ये वाला ओमेगा आर जब हम इस तरफ लेकर आएंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, ओमेगा आर स्क्वायर, और एल को यहाँ से डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, वो बन जाएगा 1 ओवर एल सी। ओमेगा आर किसके इक्वल होता है? ओमेगा किसके इक्वल होता है? 2 पाई एफ के इक्वल। यहां पर हम ओमेगा आर को क्या लिखेंगे? 2 पाई एफ आर। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी। आर क्या शो कर रहा है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। यहां पर इसका स्क्वायर लेंगे, ओमेगा आर का स्क्वायर है तो यहां पर 2 पाई एफ आर का भी स्क्वायर लेंगे, इज इक्वल टू 1 ओवर एल सी। एक्सप्रेशन बनेगा 4 पाई स्क्वायर एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर एल सी। यहां से 4 पाई स्क्वायर डिनोमिनेटर में ले जाएं और यहां पर एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई स्क्वायर इंटू एल सी एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो एफ आर के ऊपर से स्क्वायर हट जाएगा, एक्सप्रेशन बनेगा एफ आर is equal to 1 over 2 pi square root LC. This is called resonance frequency. This is the expression of resonance frequency. आपने क्या एक्सप्रेशन निकालने के लिए सिंपली क्या करना है? कंडीशन अप्लाई करनी है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की जो हमने डेफिनेशन में पढ़ी है और दोनों की वैल्यूज पुट करनी है। ओमेगा को एक तरफ ले आना है, फ्रीक्वेंसी वाले एक्सप्रेशन में लिख लेना है ओमेगा को, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ आर, और यहाँ से एफ आर को एलिमिनेट कर लेंगे, एक्सप्रेशन बन जाएगा 1 ओवर 2 पाई स्क्वायर रूट एल सी। दिस इज द एमसीक्यूज। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो ऑप्शन में से टिक इस ऑप्शन को लगाइएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट पोर्शन इसका, सीरीज रेजोनेंस सर्किट की जो प्रॉपर्टीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एमसीक्यूज बहुत से बनते हैं। पहली प्रॉपर्टी सिंपल वही है जो हमने अभी यहाँ पे एक्सप्रेशन निकाला, तो वो पहली प्रॉपर्टी में एफ आर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, सीरीज रेजोनेंस सर्किट में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन क्या होता है? 1 ओवर 2 पाई स्क्वायर रूट एल सी। सेकंड जो इसका पॉइंट है, जब सर्किट में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी एट रेजोनेंस ज़हन में लेकर आए, एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी। जब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर होंगी तो सर्किट कैसा बिहेव करेगा? हमने अभी देखा कि ये दोनों कैंसिल कर देते हैं। सर्किट कैसा बिहेव करता है? प्योरली रेजिस्टिव। सर्किट कैसा बिहेव कर रहा है? प्योरली रेजिस्टिव। अगर सर्किट रेजिस्टिव सर्किट वाला बिहेवियर शो कर रहा है, ये आरएलसी सर्किट रेजिस्टिव सर्किट का बिहेवियर शो कर रहा है, तो इसमें गुजरने वाली वोल्टेज और इसमें बनने वाला करंट वो दोनों क्या होंगे? इन फेज। वो दोनों क्या होंगे हमारे पास? इन फेज होंगे, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। उनका जो फेज डिफरेंस होगा वो क्या होगा? 0 डिग्री होगा। फिर थर्ड पॉइंट, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पावर फैक्टर इज 1। आपको याद होगा रेजिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर क्या होता है? मैक्सिमम होता है, 1 के इक्वल होता है। यहां पर पावर इन एसी सर्किट जो अभी हमने डिस्कस किया था, इन रेजिस्टिव सर्किट इसका एक्सप्रेशन क्या आया था? P इक्वल टू VRMS IRMS। जब हम इसका फार्मूले के मुताबिक कैलकुलेशन करते हैं, P इज इक्वल टू VI cos थीटा। हमें पता है रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं, तो यहां पर थीटा क्या पुट करेंगे? 0 डिग्री पुट करेंगे, जिसकी वजह से एक्सप्रेशन P इज इक्वल टू VI ही हमारे पास बचेगा। तो इस वजह से इसका जो पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर cos थीटा को पुकारते हैं, तो cos 0 डिग्री हमारे पास क्या आता है? 1। तो इसका पावर फैक्टर हमारे पास क्या आएगा? 1। एट रेजोनेंस सर्किट बिहेव करेगा प्योर रेजिस्टिव, और उस वक्त V और I इन फेज होंगे, जिसकी वजह से उस सर्किट का जो पावर फैक्टर है वो क्या होगा? 1 के इक्वल होगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं। एट रेजोनेंस, जब
इस सर्किट में RLC सीरीज सर्किट में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अचीव हो गई, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर हो गई, उस वक्त हमने क्या ऑब्जर्व किया अभी कि XC और XL ने एक दूसरे को कैंसिल किया, सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस बची। सर्किट में जो करंट को अपोज करने वाला कंपोनेंट था वो सिर्फ रेजिस्टर बच गया, बाकी की वो जो रिएक्टेंसेस थी, ऑपोजिशन थी, वो कैंसिल आउट हो गई। उस वक्त इंपीडेंस क्या आई? ओनली R। तो यहां पर हम कह सकते हैं इंपीडेंस इज मिनिमम। सर्किट की जो इंपीडेंस है वो क्या है? मिनिमम है। ये MCQ आता होता है, इसको अपने ज़हन में रख लेना है। The impedance of the circuit, the impedance of the RLC series circuit is minimum at what frequency? आपको याद होना चाहिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट पॉइंट है एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अभी हमने देखा कि अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी तो इंपीडेंस मिनिमम होगी, तो ऑटोमेटिकली हम क्या सोच सकते हैं कि करंट इस सर्किट में उस वक्त क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। अगर इंपीडेंस कम है, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट कम है, तो ऑटोमेटिकली जो सर्किट में बनने वाला करंट होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगा? ये हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। एक्स एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी को ड्रॉ किया हुआ है और वाई एक्सिस पर करंट को ड्रॉ किया हुआ है। जब एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जब यहाँ पर सर्किट प्योरली रेजिस्टिव होगा तो इस सर्किट में बनने वाले करंट को जो ऑपोजिशन है वो भी कम से कम फराहम होगी, तो करंट भी यहाँ पर ग्रेजुअली इंक्रीज करता करता रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर मैक्सिमम करंट की वैल्यू शो करेगा। यहाँ पर ग्राफ शो किया हुआ है करंट का। ये इस किस्म का ग्राफ ड्रॉ होता है जब हम बाकायदा उसे तमाम वैल्यूज़ को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू होती है करंट की वो किसके इक्वल होती है? I मैक्सिमम इज इक्वल टू V0 ओवर R। V0 क्या है? अगर सर्किट में रहने वाली, सर्किट में गुजरने वाली वोल्टेज का, सोर्स वोल्टेज का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो तो उस वक्त जो मैक्सिमम करंट गुजरेगा एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस वाली फ्रीक्वेंसी पर जो करंट गुजरेगा उसकी वैल्यू क्या होगी? V0 ओवर R। लास्ट पॉइंट है इस प्रॉपर्टी का, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। आपकी बुक में बाकायदा ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं। एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी VL यानी कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर और VC यानी कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर में बी लार्जर देन द अल्टरनेटिंग करंट सोर्स। जो सोर्स वोल्टेज होगी उससे क्या हो सकते हैं? लार्जर हो सकते हैं। अब ये तो हो गया सिर्फ वर्डिंग हमने पढ़ ली, इसको समझते हैं कैसे होगा। वो कह रहा है कि यहाँ पर जो सोर्स वोल्टेज है V, इससे ज्यादा हो सकती है ये इंडक्टर की वोल्टेज और कैपेसिटर की वोल्टेज। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, कंसीडर करें यहां पर हमारे पास एक सर्किट है जिसमें 3 रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं और यहां पर कोई सोर्स लगा हुआ है जिसकी वोल्टेज है 20 वोल्ट। अब यहां पर 3 कंपोनेंट्स हैं, तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा होगा वो डिफरेंट होगा वैल्यूज में, लेकिन इस 20 वोल्ट से कम होगा। मान लो यहाँ पे 7 वोल्ट, यहाँ पे 3 वोल्ट और यहाँ पर 10 वोल्ट। तो यहाँ पर इसके क्रॉस ड्रॉप 20 से कम है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 20 से कम है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 20 से कम है। लेकिन जब हम इस सर्किट की बात करते हैं RLC सीरीज सर्किट में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपेसिटर भी लगा हुआ है और इंडक्टर भी लगा हुआ है। तो इसमें क्या होता है इसमें सम टाइम ऐसा हो जाता है कि जो वोल्टेज का सोर्स वोल्टेज है, अब यहाँ पर मैं उस सर्किट को दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ कि कैपेसिटर भी लगा हुआ है और हमारे पास क्या लगा हुआ है? इंडक्टर भी लगा हुआ है। यहाँ पर अगर ये 20 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस जो इंडक्टर और कैपेसिटर है इसके अक्रॉस 25 वोल्ट भी आ सकता है। इस सर्किट का बिहेवियर कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। वजह क्यों ऐसा क्यों होता है? आपको याद होगा जो कैपेसिटर है और इंडक्टर है ये एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस हैं। हमने एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर भी कैलकुलेट की हुई है, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर भी कैलकुलेट की है। ये अपने अंदर
एनर्जी स्टोर कर लेते हैं और वोल्टेज अपने अंदर ये पोटेंशियल डेवलप करवा लेते हैं, जिसकी वजह से इनका पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस, अगर हम यहाँ पे पोटेंशियोमीटर की मदद से अगर हम इसको मेजर करें पोटेंशियल ड्रॉप, तो वो सोर्स वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर वर्डिंग आपको लास्ट पॉइंट आपको मिलेगा, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी VL एंड VC में बी लार्जर देन द सोर्स वोल्टेज। ये 5 पॉइंट्स आपने अच्छे से याद कर लेने, ये आपको MCQs में बारहा देखने को मिलेंगे। यहाँ पर इसकी ये डेरिवेशन सिंपल सी है, और यहाँ पर एट लो फ्रीक्वेंसी RLC सीरीज सर्किट कैसा बिहेवियर शो करता है, इसको आपने प्रॉपरली MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़हन में रखना है, और एट हाई फ्रीक्वेंसी कैसा बिहेव करता है, इसको भी आपने प्रॉपरली MCQs के हवाले से जहन में रखने हैं। यहाँ पर एट हाई फ्रीक्वेंसी, एट लो फ्रीक्वेंसी, उसकी वेक्टर डायग्राम भी यहाँ पे बनाई हुई है। ये था आपका RLC सीरीज सर्किट। इस सर्किट को हम एक और नाम से पुकारते हैं, यहाँ पर इसका जो सर्किट में करंट है, इम्पीडेंस मिनिमम है, और सर्किट में जो करंट है वो हमारे पास मैक्सिमम होता है। इसकी वजह से हम इसको पुकारते हैं कि ये सर्किट एक्सेप्टर सर्किट है, ये करंट को एक्सेप्ट कर रहा होता है, मैक्सिमम करंट अपने अंदर से गुजारने देता है। इस सर्किट का दूसरा नाम क्या है, एक्सेप्टर सर्किट। ये भी एक MCQs है। ये था आपका लेक्चर आज का।